गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपको निरुपमा राव। ध्यान रखेंगे, ये हैं इसका निरुपमा राव। इसमें जो है तिब्बत चाइना 1949 से 62 का जो है वार के बारे में लिखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो आप जो है अपना आंसर भी मिलाते जाइएगा दोस्तों। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल के बीच जो है कुल्लू घाट जो है स्थित है। ठीक है, एक कुल्लू घाट जो हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। और ये जो है अगर पूछ दे कि कुल्लू घाट कौन सा नदी के किनारे पड़ेगा, तो ध्यान रखेंगे ये जो है ब्यास नदी के किनारे पड़ेगी, ब्यास नदी के किनारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे सही मिलान करना है। ठीक है, एक साइड ये बंदरगाह दिया हुआ है, एक साइड राज्य दिया हुआ है। ठीक है, तो भटकल बंदरगाह जो है, भटकल बंदरगाह कहाँ पे है? तो भटकल बंदरगाह ध्यान रखेंगे कि ये कर्नाटक में, भटकल बंदरगाह कर्नाटक में। एलप्पी बंदरगाह जो है, एलप्पी बंदरगाह ये कहाँ पे है? तो एलप्पी बंदरगाह ध्यान रखेंगे केरल में है। ठीक है, काकीनाडा बंदरगाह जो है, काकीनाडा बंदरगाह जो है ये है आपको आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है काकीनाडा, ये आंध्र प्रदेश में है। और तुतीकोरिन जो है ये आपको तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे तुतीकोरिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तुतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास की उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, तो इसके आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है इसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रेगूर मिट्टी। ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं रेगूर मिट्टी। ठीक है, रेगूर मिट्टी भी इस काली मिट्टी को बोला जाता है। उसके अलावा जो है काली मिट्टी का एक और नाम है, वो है आपको लावा मिट्टी भी इसको बोला जाता है, लावा मिट्टी। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि काली मिट्टी जो है कपास के लिए जो है उपयुक्त होती है। ध्यान रखेंगे कपास के लिए उपयुक्त होती है। आइए कौन सा क्षेत्र में पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे ये जो है महाराष्ट्र का से लेकर के कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। और काली मिट्टी में क्या होता है? तो काली मिट्टी में मैग्नीशियम होता है, चूना पत्थर होता है और लोहा होता है। ध्यान रखेंगे मैग्नीशियम होता है, चूना पत्थर होता है और लोहा होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? पूछा है, नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। तो नर्मदा नदी जो है महाराष्ट्र से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। ठीक है, और गुजरात से भी गुजरती है। ये राजस्थान दिया हुआ तो राजस्थान से नहीं गुजरती है। ध्यान रखेंगे राजस्थान से नहीं गुजरती है। और नर्मदा नदी निकलती कहाँ से? तो ध्यान रखेंगे अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और ये जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो नर्मदा नदी। ये भी अतिरिक्त के रूप में याद रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि दिए गए विकल्पों में कौन सही सम्मिलित नहीं है, पूछा है। तो सही सम्मिलित नहीं है। तो स्वर्ण क्रांति ये फल उत्पादन से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति, तो नीली क्रांति जो है ये गलत हो जाएगा। नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से है। ध्यान रखेंगे नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से है। और पीली क्रांति ये जो है आपका अंडा उत्पादन से हो जाएगा। पीली क्रांति जो है अंडा उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी इसमें जो है कूट दिया हुआ है, तो पीली क्रांति भी आपका गलत हो जाएगा, यानी दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, पीली क्रांति सरसों यानी तेलहन उत्पादन से हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2, यानी ऑप्शन सी इसका जो है, ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है ये दोनों तो सही है। ठीक है,
ये पहला वाला सही है और दोनों जो है गलत है, ठीक है, दोनों गलत है। और पूछा है यहाँ पे कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति जो है सरसों उत्पादन या तेलहन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपको वृष्टि है, ध्यान रखेंगे, वृष्टि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी, ध्यान रखेंगे। तो ये नेबुलर परिकल्पना जो दिए थे, ये दिए थे आपको एमुनियस कांट दिए थे, एमुनियस कांट दिए थे। ये जो है आपको जर्मन के दार्शनिक हैं। एमुनियस कांट जो है जर्मन के दार्शनिक हैं। और नेबुलियर परिकल्पना क्या होता है दोस्तों? तो नेबुलियर परिकल्पना जो है इसे समझ जाइएगा कि जिसमें सूर्य जो है एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है, ठीक है। सूर्य जो है एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है जिसमें धूलकण होते हैं और हाइड्रोजन और हीलियम कण शामिल होते हैं। तो ये जो परिकल्पना दिया था ये नेबुलियर परिकल्पना, इसको बोला जाता है नेबुलियर परिकल्पना, इसी को बोला जाता है, ठीक है। ये दिए थे आपको एमुनियस कांट ने दिया था, ये जर्मन दार्शनिक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है पूछा है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, सही है। घाना पक्षी बिहार ये जो है आपको राजस्थान में, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये दिया हुआ है छत्तीसगढ़, जो कि गलत है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको यूपी में, ध्यान रखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में एकलौता राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में ये नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमि से संबंधित है। और रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी, ठीक है, 1971 को हुआ था, ध्यान रखेंगे, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ईरान में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ईरान में हुआ था, ठीक है। इसलिए जो है 2 फरवरी को जो है आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और रामसर स्थल से एक सवाल और बनता है कि वर्तमान में भारत में जो है आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो गई है? तो ध्यान रखेंगे 75 आर्द्र भूमि की संख्या कितनी हो गई है? तो 75 रामसर स्थल हो गए हैं, ठीक है। और सबसे जो ज़्यादा रामसर स्थल है वो तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामस्थल स्थल है, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु में कितना है? तो 14 है। और यूपी में कि पहले यूपी में थे तो यूपी में कितना है? तो अभी यूपी में जो है 10 है, ये भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है पूछा है। तो वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन जो है वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी मीथेन जो है जलवाष्पीय है, यानी दोनों है, आर्गन नहीं है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वस्तु किस प्रकार की है? तो वस्तु जो है निम्न स्तरीय वस्तु है, ध्यान रखेंगे, वस्तु किस प्रकार की है? तो निम्न स्तरीय वस्तु है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें पूछा है कि कौन सा पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है, राष्ट्रीय आय के लिए पूछा है, राष्ट्रीय आय के लिए पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया निवेश पद्धति, दूसरा ऑप्शन दिया उत्पादन पद्धति। तो उत्पादन पद्धति ये जो है राष्ट्रीय आय में लिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। मिश्रित पद्धति ये भी लिया जाता है, आय पद्धति ये भी लिया जाता है, लेकिन निवेश पद्धति नहीं लिया जाता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। अब राष्ट्रीय आय के बारे में जान ही रहे तो इसका जान लें कि राष्ट्रीय आय, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय आय के बारे में कौन जानकारी दिए थे? तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और ये कब दिए थे? तो 1867, ध्यान रखेंगे 1867 से 68 में दिए थे,
ठीक है। और उस समय जो है प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो प्रति व्यक्ति आय ये भी ध्यान रखेंगे 20 रुपया था। प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 20 रुपया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 4 वर्ष की थी, यानी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 में, ठीक है, 1974 में से 78 तक चला था। ध्यान रखेंगे 1974 से 78 तक चला था, ठीक है। और उस समय जो है इंदिरा गांधी की सरकार जो है गिर गई और उस समय जो है आपको रोलिंग प्लान आ गया। ध्यान रखेंगे रोलिंग प्लान, यानी मोरारजी देसाई का सरकार आ गया। रोलिंग प्लान इसकी जगह पे क्या आ गया, रोलिंग प्लान आ गया, ठीक है। और रोलिंग प्लान कब तक चला, तो आप ध्यान रखेंगे 1978 से 80 तक चला, ठीक है। और ये जो है जनता पार्टी की सरकार यानी मोरारजी देसाई की सरकार आ गई, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक होता है, ध्यान रखेंगे त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, ठीक है। और कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है आपको जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। और आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। ध्यान रखेंगे आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। एक बार और देख ले, त्वरण का मात्रक हो गया आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक हो गया आपको न्यूटन हो गया, और कार्य का मात्रक हो गया जूल हो गया, और आवेग का मात्रक हो गया न्यूटन सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जड़त्व के कारण, यानी न्यूटन के प्रथम नियम को जो है, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन है। सार्वत्रिक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो सार्वत्रिक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान रखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि दो पिंडों के बीच में, ध्यान रखेंगे दो पिंडों के बीच में, ठीक है, कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। ध्यान रखेंगे कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। इसमें जो है जी का यानी कैपिटल जी का मान जो है मान नहीं बदलता है। ध्यान रखेंगे कैपिटल जी का मान जो है नहीं बदलता है, ठीक है। तो यही जो है यही जी का मान हो जाता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्रत्यवस्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है। तो सर्वाधिक प्रत्यवस्था वाला पदार्थ कौन है, प्रत्यवस्था का मतलब होता है आपको खिंचाव, यानी ज़्यादा जो है पतला हो जाए धागे की माफिक। तो ध्यान रखेंगे पहला जो होता है, इसका आंसर है पहला जो होता है आपको स्टील होता है। अगर स्टील को गर्म करते हैं तो इसका जो है पतला धागा एकदम सबसे ज़्यादा जो है पतला धागा बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा स्थान आता है रबड़ का, तो ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन आपका ऑप्शन में जो है स्टील नहीं दिया हुआ है ना रबड़ दिया हुआ, आपको लोहा दिया हुआ है, हीरा दिया हुआ है, स्प्रिंग दिया हुआ और क्वार्टर्स दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्वार्टर्स, ठीक है, क्वार्टर्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्राकृतिक पर निर्भर नहीं करता। तो पदार्थ की प्राकृतिक पर निर्भर नहीं करता, ये जो है आपको गलत दिया हुआ। विशिष्ट ऊष्मा जो है पदार्थ की प्राकृतिक पर निर्भर करता है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो है सही क्या है देख लेते हैं
किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। ध्यान रखेंगे, किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम या प्रति के होता है। ठीक है, इसका मात्रक किलो कैलोरी या प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? तो एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। एरोसॉल का मतलब होता है धूल या धुंध। ठीक है, तो एरोसॉल का मतलब होता है धूल या धुंध। ठीक है, तो एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जल में तेल जो है एरोसॉल का उदाहरण नहीं। बाकी धुंध जो है एरोसॉल का उदाहरण है, बादल भी एरोसॉल का उदाहरण है, कोहरा भी एरोसॉल का उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, एरोसॉल का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कूट को जो है सही उत्तर का चयन करना है, कूट को मिलाना है। आविष्कारक दिया हुआ है, एक आविष्कारक दिया हो। तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? तो ईंट पर नाच। तो नाच से चैडविक हो गए, च से चैडविक हो गए, न से न्यूट्रॉन हो गया, तो जेम्स चैडविक हो गया। ठीक है, तो जेम्स चैडविक हो गए, न्यूट्रॉन यानी जेम्स चैडविक। इसका ट्रिक है दोस्तों, परमाणु में नाभिकों का जो है कौन आविष्कारक है, इसका एक ट्रिक है ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच। तो इससे जो है आप याद रख सकते हैं, ई यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन ने, और पर मतलब प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड ने, और ना न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने। तो ऐसे आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। आइए इसका देखते हैं। न्यूट्रॉन हो जाएगा आपको जेम्स चैडविक हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे आपको जे थॉमसन, और प्रोटॉन का कौन खोज किए? तो प्रोटॉन का खोज किए थे ई गोल्डस्टीन किए थे, और परमाणु नाभिक का खोज कौन किए थे? तो ई रदरफोर्ड किए थे, ई रदरफोर्ड किए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। ध्यान रखेंगे, 10 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हाइड्राइड अम्ल हाइड्रा एसिड का उदाहरण है? तो हाइड्रा एसिड का उदाहरण है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, यकृत में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जो प्रोटीन के पाचन में जो है पाचन को उत्तेजित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बॉयल, चार्ल्स एवं अवगोद्री द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? 24 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्श गैस का नियम है। ध्यान रखेंगे, बॉयल या चार्ल्स या अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप आदर्श गैस नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक जो है ये माना जाता है लुई पाश्चर को। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होता है? तो प्रोटीन का मात्रा सर्वाधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में प्रोटीन का मात्रा सर्वाधिक होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, ये सही है, रक्त का तरल मैट्रिक्स है। यह रंगहीन होता है, यानी रंगहीन होता है, यानी पीले आकार का होता है। ठीक है, इसमें रक्त कणिकाएँ होती है, तो इसमें रक्त कणिकाएँ नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, इसमें रक्त कणिकाएँ नहीं होती है, तो इसमें ये आपको जो है सही नहीं है। बाकी दिया इसमें फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाया जाता है, तो प्लाज्मा में जो है फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे प्लाज्मा में क्या क्या है? तो यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, यह रंगहीन होता है। ठीक है, इसमें फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है ये संचारित करता है यकृत रोग को। ध्यान रखेंगे, यकृत रोग को प्रभावित करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? 29 नंबर क्वेश्चन है। तो मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क जो है मनुष्य का सोचने वाला भाग है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 243A, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 243A में किया गया है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है?
तो संयुक्त बैठक की संकल्पना जो है ये ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया गया है। और ध्यान रखेंगे संयुक्त बैठक जो है ये कौन लागू करता है, तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। ध्यान रखेंगे संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है। और कौन सा अनुच्छेद से, तो ये भी ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, न्यायालय का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 129 में किया गया, अनुच्छेद 129 में किया गया। नेक्स्ट है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है, तो ये जो है आपको दूसरे अनुसूची में, ध्यान रखेंगे दूसरे अनुसूची में है। ठीक है, दूसरे अनुसूची में है। ठीक है, दूसरे अनुसूची में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो राजभाषा का उल्लेख जो है संविधान का 17वां भाग में किया गया, भाग 17वां में किया गया है। ठीक है, और ये जो है राजभाषा का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ध्यान रखेंगे 8वीं अनुसूची में दिया गया है। और कितने भाषा हैं, राजभाषा कितने हैं, तो 22 राजभाषा है। ध्यान रखेंगे 22 राजभाषा है। और अनुच्छेद कौन सा है, तो 343 है, अनुच्छेद 343 है। तो ध्यान रखेंगे इससे भाग 17 में दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 343 में दिया गया है, अनुच्छेद 343 में दिया गया है। और 22 भाषा होता है, 22 भाषा। और अनुसूची कौन सा है, अनुसूची जो है 8वीं है। ध्यान रखेंगे 8वीं अनुसूची है। ठीक है, 8वीं अनुसूची है, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के प्रावधान निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है, तो क्या उल्लेखित नहीं, संविधान की संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय जो है उल्लेखित नहीं है। ठीक है, ये उल्लेखित नहीं है, फिर से देखें। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में जो है धार्मिक न्याय जो है उल्लेखित नहीं है, बाकी जो है सामाजिक न्याय उल्लेखित है, आर्थिक न्याय भी उल्लेखित है, राजनीतिक न्याय भी उल्लेखित है, ये उल्लेखित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है, तो सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है आपको 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जो है सहकारी समितियां जोड़ी गई है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य से ध्यान रखेंगे मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जो है शामिल किया गया है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे शामिल किया गया है। और कौन सा, तो ये ध्यान रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में, जो स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य था, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वां जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना हर माता पिता का जो है ये आपको अनिवार्य कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, तो ये महाभियोग जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ध्यान रखेंगे महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और महाभियोग कौन सा अनुच्छेद में दिया हुआ है, राष्ट्रपति पर कौन सा अनुच्छेद से लगाया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे 61वें अनुच्छेद में जो है ये आपको दिया हुआ है। राष्ट्रपति पे 61वें अनुच्छेद से जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। और संसद के किसी भी सदन में, ये भी ध्यान रखेंगे संसद के किसी भी सदन में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पंचायत चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो पंचायत चुनाव करने हेतु जो है ये राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है
40 नंबर क्वेश्चन है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखेंगे, कुरु महाजनपद की राजधानी जो है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु महाजनपद की राजधानी आपको, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, और कुरु महाजनपद कहाँ पड़ेगा? तो दिल्ली और मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र जो है, दिल्ली मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र जो है एक कुरु महाजनपद थी। महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 16 महाजनपदों की संख्या है। ठीक है, 16 महाजनपदों की संख्या दिया हुआ है, और अंगुत्तर निकाय में जो है, अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, श्रावस्ती महाजनपद जो है ये कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। ठीक है, अहि क्षेत्र की जो है अब ये पंचाल की राजधानी है, ये दोनों जो है यूपी में पड़ते हैं। ठीक है, और ये इंद्रप्रस्थ जो है, इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो भगवान बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। ठीक है, और गृह त्याग कब किए थे, कौन सा उम्र में या कौन सा एज में किए थे? तो ध्यान रखेंगे 29 वर्ष की अवस्था में जो है महात्मा बुद्ध जो है गृह त्याग कर दिए थे। ध्यान रखेंगे 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन थे? तो गढ़वाल वंश का जो संस्थापक थे, गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव थे। ध्यान रखेंगे, गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव थे। नेक्स्ट है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो दीवाने खैरात का मतलब होता है दान विभाग। ध्यान रखेंगे, दीवाने खैरात का मतलब होता है दान विभाग, और सल्तनत काल में जो है लगाया गया था, और सल्तनत काल का वो शासक था फिरोज शाह तुगलक था। ध्यान रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, और दीवाने खैरात का मतलब होता है दान विभाग। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एकाश में गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? तो ये जो है एकाश में गोलाकार स्तंभ जो है मौर्य काल का जो है कला की विशेषता है, मौर्य काल की कला की विशेषता है। नेक्स्ट है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये दिल्ली में स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कौन बनवाया था? तो ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था, और यह जो है गुलाब वंश का शासक था। ये दिल्ली में कहाँ पे बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास ही है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के पास ही है। इसको बनवाने में जो है 4 वर्ष लग गया था, इसको बनवाने में 4 वर्ष लग गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो सिंधु काल से सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो सीसा जो है सिंधु काल में ईरान से आयात किया जाता था। ध्यान रखेंगे, सिंधु काल में सीसा ईरान से आयात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करना है, शिशुवध प्रतिबंध। शिशुवध प्रतिबंध, ठीक है, सॉरी, इसका ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही है। तो शिशुवध प्रतिबंध जो है आपका वेलेज़ली ने किया था, शिशुवध प्रतिबंध वेलेज़ली ने किया था। ठीक है, ये सही है। और सती प्रथा प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और दास प्रथा प्रतिबंध किया था लॉर्ड एलन बरो ने किया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह किया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो इसका ऑप्शन ये सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, आए कब थे? तो 1887 में, यानी 1885 में जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है बना, और 87 यानी तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है
पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे एमजी रनाडे। और पूना सार्वजनिक सभा जो है बनने का क्या कारण था, यानी इसका उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखें, इसका काम ही था सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता करना। पूना सार्वजनिक सभा का काम ही था, उद्देश्य था सरकार और लोगों के बीच जो है मध्यस्थता करना। और ये जो है 1870 में एमजी रनाडे और बहुत सारे लोग जो है बाल गंगाधर तिलक से लेकर के जो है बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इनाम कमीशन का स्थान जो है ये हुआ था आपको लॉर्ड डलहौजी के काल में। लॉर्ड इनाम कमीशन का स्थान जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था 1852 में। ध्यान रखेंगे 1852 में, ठीक है। और इनाम कमीशन का उद्देश्य था भूमिकर रहित जागीरों की पहचान कर और उन्हें जब्त करना था। भूमिकर रहित जागीरों की पहचान कर और उनको जो है जब्त करना था, ठीक है। इनाम कमीशन का उद्देश्य था। ठीक है, तो यहाँ तक रहा दोस्तों 50 तक आपका क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।